आदरणीय मंच, उपस्थित अधिकारीगण एवं उपस्थित सभी प्रशिक्षणार्थी, आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मैं नवीन जैन, फूड सेफ्टी ऑफिसर, आप सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। अपन सभी लोग जो खाने पीने की वस्तुएं प्रयोग में लाते हैं, अपने जीवन में खाने पीने का अपन देखते हैं कि प्रतिदिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। और खाने पीने की जो हैबिट्स हैं, खाने पीने की जो सामग्री है, इस चीज़ का सिलेक्शन और इस चीज़ का चुनाव हमें बहुत ही सावधानी से हमें करना रहता है, क्योंकि हमारे पूरे जीवन की दिनचर्या, हमारी लाइफस्टाइल, हमारी सोच और हमारे काम करने का तरीका, हमारा व्यवहार, ये सभी आप जानते हैं कि खाने पीने से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। अगर हम गुणवत्तापूर्ण सुरक्षित खाद्य सामग्री अपने प्रयोग में लाते हैं, खाने पीने की हैबिट्स को अगर अपन अच्छा मेंटेन करके चलते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, तो हम कई प्रकार की परेशानियों से और बीमारियों से बच जाते हैं। अन्यथा आपने देखा होगा कि कई बार कुपोषण की जो समस्याएं रहती हैं, बैलेंस डाइट की जो समस्याएं रहती हैं, खाने पीने की हमारी जो हैबिट्स रहती हैं, हम रेगुलर हैबिट्स को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इसके कारण से हम कई बार परेशानियों से और कई बार ऐसी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं कि हमें बार बार डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, ये जो मंत्रालय है, इसके द्वारा एक विभाग कार्यरत है, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन। इसके अंतर्गत खाने पीने की जो वस्तुएं बाजारों में मिलती हैं, खाने पीने की सामग्री जो निर्मित की जाती हैं और बेची जाती हैं, चाहे वो पैकिंग के रूप में हो या खुले रूप में, इन सभी की रेगुलेटरी जो बॉडी है वो हमारा डिपार्टमेंट खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन इसका नियंत्रण करता है। और इसके अंतर्गत खाने पीने की सामग्री बेचने वालों की, उनको सामग्री बनाने वालों की, उनका संग्रहण करने वालों की, इन सभी की प्रॉपर एक रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है, जो हमारा विभाग निरंतर करता रहता है। FSSAI आपने अगर नाम सुना हो तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। FSSAI संस्था बोलते हैं, और FSSAI संस्था के द्वारा फूड सेफ्टी के जो भी पैरामीटर्स हैं, जो भी रेगुलेटरी मानक हैं, वो सब निर्धारित किए जाते हैं। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं तो सबसे पहले आप ये सोचते हैं कि हमको किस तरीके का प्रोजेक्ट बनाना है, किस तरीके का प्रोजेक्ट तैयार करना है। इसके लिए आप उद्योग विभाग में जा करके आप जो संबंधित अधिकारी होते हैं उनसे जानकारी लेते हैं। उसके बाद में वो आपको जब ये निर्धारित कर देते हैं कि हाँ, आपको फूड से संबंधित अगर कोई व्यापार या कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपको डालना है, तो फिर आपके लिए वो कहते हैं कि आपको फूड सेफ्टी का लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो फूड सेफ्टी का लाइसेंस लेने के बाद ही हम किसी भी खाद्य सामग्री का विनिर्माण, उसका पैकेजिंग और उसका विक्रय कर सकते हैं। FSSAI का लाइसेंस संस्था के द्वारा दिया जाता है। इसका आवेदन ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन आवेदन के भी क्राइटेरिया हैं, उसमें अलग अलग फीस के पैरामीटर्स हैं। अगर हमारा उद्योग 12 लाख तक के टर्नओवर में आता है, जिसमें कि हम कोई भी रिटेल दुकान है या छोटी कोई ऐसी फर्म है जो हम जिसके अंतर्गत हम खाद्य सामग्री का विनिर्माण करते हैं या बेचने का कार्य करते हैं, रिटेल का कार्य करते हैं, तो इसके लिए हमको खाद्य FSSAI का खाद्य पंजीयन कराना रहता है। खाद्य पंजीयन का जो पैरामीटर है वो फर्म के 12 लाख तक के टर्नओवर पर डिपेंड करता है। अगर हमारी फर्म का टर्नओवर 12 लाख तक का है तो हम उसके लिए अपना खाद्य पंजीयन कराते हैं। और यदि हमारी फर्म का टर्नओवर, जिसके अंतर्गत हम कोई बड़ा व्यापार या बिजनेस करते हैं, या तो हम कोई प्लांट लगा रहे हैं जिसमें कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आटे की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मसालों की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या हम पानी का कोई प्लांट डाल रहे हैं, आटे का कोई प्लांट डाल रहे हैं, इस तरीके के जो भी प्लांट डाले जाते हैं उसमें जो टर्नओवर रहता है वो 12 लाख से अधिक का आता है। उस केस में हम खाद्य लाइसेंस FSSAI के अंतर्गत आवेदन करते हैं। और FSSAI का जो आवेदन किया जाता है लाइसेंस का, वो पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। किसी ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर के आप, MP ऑनलाइन का जो पोर्टल रहता है, उस पर जाकर के आप फूड सेफ्टी का पंजीयन या लाइसेंस, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हमारा जो विभाग है ये संबंधित जो भी लाइसेंस और पंजीयन के आवेदन आते हैं, इनकी स्क्रूटिनी करता है।
और साइट पर जाकर के उनका एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट तैयार करता है। इंस्पेक्शन रिपोर्ट का वेरिफिकेशन अधिकारी के द्वारा किए जाने के बाद अगर उसमें जो भी दस्तावेज लगे हुए हैं और उसमें ये समाधान हो जाता है कि यहाँ पर जो संस्था संचालित होने वाली है वो सभी मानकों को पूरा करती है, उसके बाद में संबंधित अधिकारी के द्वारा या तो पंजीयन अधिकारी और जो भी लाइसेंस अधिकारी होते हैं उस लाइसेंस का पंजीयन का उसको जारी कर देते हैं, उसको बना देते हैं। उसके बाद में जो भी संबंधित संस्था होती है, जो भी फर्म रहती है, वो अपने खाद्य कारोबार को संचालित करते हैं। खाद्य कारोबार में आप कोई भी डेयरी व्यवसाय है या कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है या कोई भी रिटेल शॉप है या डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, एजेंसी है होलसेल वाली, या कोई वितरण संस्था आप बना सकते हैं और खाद्य सामग्री को लेकर के आप संबंधित जो भी खाद्य कारोबार करता होते हैं वो अपने निकटतम या जो अधीनस्थ उनके खाद्य कारोबार करता होते हैं उनको देते हैं। जैसे बड़ा जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, एजेंसी होल्डर होता है, वो माल को होलसेलर को देता है, होलसेलर फिर रिटेलर को देता है, रिटेलर फिर जो एंड कंज्यूमर होते हैं, अंतिम उपभोक्ता होते हैं, जो उस खाद्य सामग्री का उपभोग करने वाले रहते हैं, उसको वो बेचते हैं या उनको विक्रय करते हैं। खाद्य सामग्री को आप देखते हैं मार्केट में जो भी खाद्य सामग्री आती है वो दो रूप में मिल सकती है अपने लिए। एक तो वो लूज के रूप में रहती है, खुली खाद्य सामग्री रहती है, और एक पैकिंग के रूप में आती है। खुली खाद्य सामग्री को लेते समय हमें बहुत ही सावधानी रखनी रहती है। खुली खाद्य सामग्री में या तो मिठाई हो सकती है या किराने का कोई भी सामान हो सकता है। कुछ ऐसे सेंसिटिव प्रोडक्ट्स रहते हैं जो FMCG के अंतर्गत आते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इसमें आपका कोई भी पैकिंग आइटम भी हो सकता है, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं या कन्फेक्शनरी के या बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं। इनके लिए हमको ये ध्यान रखना रहता है कि अगर कोई भी पेरिशेबल आइटम है, पेरिशेबल आइटम से मतलब रहता है कि जिसकी मियाद या जिसकी लाइफ टाइम जो रहता है वो 24 घंटे से कम का रहता है। दूध है, दही है, मिठाइयाँ हैं, ये ऐसी खाद्य सामग्रियाँ रहती हैं, इनका जो लाइफ टाइम रहता है वो कुछ घंटों से लेकर के और ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे तक हम उसको रख सकते हैं। अगर हम कोई भी प्रिजर्वेटिव या कोई भी ऐसी तकनीकी अगर यूज नहीं करते हैं तो हमको उस खाद्य सामग्री को विदिन 6 आवर्स या 6 घंटे या अपने को 12 घंटे के अंदर उसको कंज्यूम करना रहता है। खाद्य सामग्री को प्रिजर्व करने के लिए कई बार क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर रहते हैं वो उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव या परिरक्षक का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी खाद्य सामग्री को आप देखते हैं वो पैकिंग के फॉर्म में आती है, और पैकेजिंग वाली जो खाद्य सामग्री रहती है उसमें आप देखेंगे कि जो भी पैकेज अपन मार्केट से लेते हैं, चाहे बिस्किट का पैकेट हो, नमक का पैकेट हो, चाय का पैकेट हो, या कोई भी खाद्य सामग्री हम जो लेते हैं उस पर हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक रहता है। हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए जो पैकेजिंग का आइटम हम ले रहे हैं उस पर बाकायदा उस प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है या नहीं। अगर उस प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि ये हमारे साथ में चीटिंग की जा रही है, और उपभोक्ताओं को ये अधिकार प्राप्त है कि इस प्रकार की किसी भी खाद्य सामग्री के विरुद्ध अगर उनसे शिकायत करना है या उनको लगता है कि हमारे साथ चीटिंग की जा रही है, क्योंकि खाद्य सामग्री का प्रॉपर एक लेबल रहता है, उस लेबलिंग का हमको अनुपालन करते हुए उस पर जो निर्धारित जानकारी होती है वो हमको मैन्युफैक्चरर या जो भी खाद्य सामग्री का पैकिंग करता होता है उसको उस पर लिखना रहता है। जैसे बैच नंबर है, कौन से बैच नंबर का सामान बना हुआ है, किस डेट में बना हुआ है, तो उसकी पैकिंग डेट भी उसको लिखना रहेगी। मैन्युफैक्चरिंग डेट उसमें जो भी जिस महीने में बनी है, जिस डेट में बनी है उसको मेंशन करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है उसकी बेस्ट बिफोर या एक्सपायरी डेट, यूज बाई डेट भी हम इसे बोलते हैं। कोई भी खाद्य सामग्री जब बनाई जाती है तो उस पर उसके बाद में ये हमको लिखना रहता है कि ये आज कब की तिथि की बनी हुई है, उसको कब तक कोई भी उपभोक्ता उसको प्रयोग में ला सकता है। जैसे आप देखते हैं चाय का पैकेट हम लेते हैं तो चाय के पैकेट पर उसका बैच नंबर रहेगा, उसका पैकिंग डेट रहता है, और साथ में उसकी बेस्ट बिफोर या एक्सपायरी डेट लिखी रहती है जो मैक्सिमम 6 मंथ्स की या 1 साल की हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि उस खाद्य सामग्री की क्या नेचर है, क्या क्वालिटी है, और कितना उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड किया हुआ है। ये सब चीज़ें निर्धारित करती है कि किसी भी खाद्य सामग्री की लाइफ कितनी हो सकती है। ये ऐसे पैरामीटर्स रहते हैं। खुली खाद्य सामग्री में आप देखते हैं, खुली खाद्य सामग्री को लेते समय हम प्राइमरी जो टेस्टिंग होती है वो प्राइमरी टेस्टिंग अपने शरीर के द्वारा हमारी जो इंद्रियां हैं उनसे हम कर सकते हैं। किसी भी खाद्य सामग्री को देख करके, सूंघ करके, चख करके हम ये पता लगा सकते हैं कि खाद्य सामग्री उपयुक्त है या नहीं। मार्केट में हम जब घी लेने जाते हैं, मावा लेने जाते हैं, तो हमको दूर से मालूम पड़ जाता है। जो व्यक्ति अच्छे जानकार होते हैं, जिनको अनुभव होता है, वो अनुभवी लोग देख करके बता सकते हैं कि घी कितना शुद्ध है, मावा कितना शुद्ध है, पनीर कितना शुद्ध है। और कई लोगों को जानकारी नहीं होती है तो वो
मार्केट से जाते हैं और कई बार तो सोचते हैं कि महंगी चीज़ है, अच्छी क्वालिटी की होगी, वो लेकर के आते हैं और उसको कंज्यूम कर लेते हैं। कई बार उसकी गुणवत्ता उचित नहीं होती है, तो उसके कारण से कई बीमारियां हमको परेशान करती हैं। बाद में फिर परेशानियां आती हैं तो हम शिकायत भी करते हैं। उसके लिए शिकायत होती है तो कार्रवाई होती है तो फिर वो कोर्ट के प्रकरण वगैरह बनते हैं, उसमें फिर सज़ा के प्रावधान होते हैं, जुर्माने के प्रावधान होते हैं। तो एक फूड सेफ्टी जो संस्था है वो एक रेगुलेटरी बॉडी है, इसके द्वारा सारी चीज़ों की कंट्रोलिंग और उसका नियंत्रण किया जाता है। विभाग के द्वारा हम लोग खाद्य सामग्री के सैंपल लेते हैं, सैंपल लेने के बाद में उनको जांच के लिए भेजते हैं और जांच में उस खाद्य सामग्री की रिपोर्ट तैयार होती है। उसमें कई पैरामीटर्स रहते हैं। ऐसी खाद्य सामग्री, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी खाद्य सामग्री निम्न गुणवत्ता की है तो उसमें अवमानक का रिमार्क दिया जाता है, खाद्य विश्लेषक होता है। हमारी जो मेन प्रयोगशाला है, राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, ये भोपाल में स्थित है, इस शासकीय प्रयोगशाला है। इसके अलावा कुछ और प्रयोगशालाएँ अभी निर्माणाधीन हैं और कुछ प्राइवेट लेबोरेटरीज भी हैं। तो आप अपनी खाद्य सामग्री की जांच प्राइवेट लेबोरेटरी से करा सकते हैं। आपको ये मालूम पड़ जाता है कि हमारी जो खाद्य सामग्री हम बना रहे हैं वो गुणवत्ता के अनुरूप है और मानकों के अनुरूप है, तो फिर आप उस खाद्य सामग्री को मार्केट में सेल कर सकते हैं। किसी भी खाद्य सामग्री को बिना टेस्टिंग किए अपन को मार्केट में नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो विभाग के द्वारा जो रेगुलेटरी बॉडी है FSSAI, उसके अगर किसी भी अधिकारी के द्वारा आपकी खाद्य सामग्री की जाँच होती है और अगर वो जाँच में खाद्य सामग्री फेल हो जाती है, फेल इन द सेंस वो अवमानक पाई जाती है या आपकी प्रॉपर लेवल नहीं है, तो मिथ्याचाप की श्रेणी में आ सकती है। या कोई ऐसी खाद्य सामग्री जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, वो अनसेफ मानी जाती है, असुरक्षित खाद्य सामग्री मानी जाती है। ऐसी खाद्य सामग्री के लिए, ऐसी खाद्य सामग्री बेचे जाने पर 6 महीने से लेकर के लाइफ टाइम आजीवन कारावास तक के सजा के प्रावधान भी हैं। तो जो हमारा विभाग काम करता है उसके अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना रहेगा, जो भी खाद्य सामग्री का प्लांट या जो प्रोजेक्ट आपने डिसाइड किया हुआ है, तो उसमें आप पैकिंग कर रहे हैं या निर्माण कर रहे हैं या केवल बेचने का काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों की हमारे लिए जानकारी होना चाहिए। लाइसेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। किसी भी खाद्य सामग्री का व्यवसाय जब हम करते हैं तो उसके लिए हमारे पास में पंजीयन या लाइसेंस, ये दोनों, इन दोनों में से जो भी हमारे लिए उपयुक्त होता है वो हम ले सकते हैं। अगर हमारा फर्म का जो वार्षिक टर्नओवर है वो अगर 12 लाख तक का है तो हम खाद्य पंजीयन लेंगे, और 12 लाख से अधिक का है तो हम खाद्य लाइसेंस लेते हैं। दोनों के लिए हमको आवेदन करना रहता है। आवेदन जो रहता है वो FSSAI का जो पोर्टल है, फॉस्कोस पोर्टल रहता है, इसमें हम लाइसेंस का या पंजीयन का आवेदन कर सकते हैं। लाइसेंस की फीस जो रहती है वो शासन द्वारा निर्धारित है। इसमें 1 साल की फीस 100 रुपये आती है। अधिकतम 5 साल का हम आवेदन कर सकते हैं, जिसकी मैक्सिमम फीस 500 रुपये रहती है। पोर्टल चार्ज इसका अलग रहता है। फूड सेफ्टी मित्र भी रहते हैं। ये फूड सेफ्टी मित्र आपको स्वयं कॉल करके बताते हैं। यदि आपने अपनी संस्था का एक बार पंजीयन करा लिया है तो वो आपको नेक्स्ट टाइम फोन लगा करके कहेंगे कि आपका लाइसेंस रिन्यूअल होना है, आप अपने खाद्य पंजीयन का, खाद्य लाइसेंस का रिन्यूअल करा लीजिए। खाद्य लाइसेंस की जो फीस रहती है वो 12 लाख से अधिक के टर्नओवर वाले व्यवसायों के लिए रहती है। इसकी जो वार्षिक फीस रहती है वो 2000 रुपये प्रति वर्ष रहती है। अधिकतम 5 साल का हम इसमें एक बार में आवेदन करा सकते हैं, जिसकी फीस 2000 के गुणित में रहेगी। अगर 5 साल का कराएंगे तो 10,000 रुपये फीस आती है, और अगर हम पंजीयन कराते हैं तो उसमें 100 रुपये के गुणित में 5 साल की फीस रहेगी, तो उसकी अधिकतम फीस 500 रुपये रहती है। पोर्टल चार्ज जो रहता है वो अलग रहता है। पोर्टल वाले अपनी सुविधा के अनुसार उसमें जो भी फीस निर्धारित करते हैं वो आपसे ले सकते हैं। बाकी का डिपार्टमेंट का काम रहता है। आवेदन होने के बाद में फिर इसका निरीक्षण किया जाता है, निरीक्षण रिपोर्ट बनाई जाती है, और जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स उसमें रिक्वायर्ड रहते हैं वो लगाए जाते हैं। इसमें जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, जो भी खाद्य कारोबार करता है उस खाद्य कारोबार करता का या प्रोप्राइटर का या मालिक का या संचालक का, उसमें उसका आधार कार्ड होना आवश्यक है, उसका पैन कार्ड होना आवश्यक है, और जिस जगह पर अपन खाद्य कारोबार संचालित करना चाहते हैं उस जगह का, उस प्रीमाइसेस का उसमें एड्रेस प्रूफ लगेगा। एड्रेस प्रूफ के लिए आप या तो बिजली का बिल लगा सकते हैं जो आपके नाम से होना चाहिए, प्रोप्राइटर के नाम से, या आप इसमें किराया नाम, अगर किराए की जगह है तो आप किरायानामा लगा सकते हैं। अगर रजिस्ट्री बिजली का बिल नहीं है, बिजली का बिल मीटर नहीं लगा है, या बिजली का बिल हमारे नाम से नहीं है किसी और के नाम से है, लेकिन अगर रजिस्ट्री में हमारा नाम है तो हम रजिस्ट्री वाला कागज लगा सकते हैं उसके लिए। और कई बार जैसे यदि चूंकि क्या रहता है कि एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है फूड लाइसेंस, तो इसमें हम अगर हमारे पास में ये दस्तावेज नहीं है तो हम शपथ पत्र भी लगा सकते हैं नोटरी के द्वारा कि हम इस जगह पर अपना खाद्य कारोबार संचालित करना चाहते हैं, मैं फूड का लाइसेंस बनवाना चाहता हूँ और पते के प्रूफ के लिए मैं यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये भी आप लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई है तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपको
उस जगह का नक्शा लगाना पड़ेगा। आप कौन सा प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट की लिस्ट आपको लगानी पड़ेगी। आपका लेटर पैड जो बनेगा फर्म का, उस पर आपको अपनी प्रोडक्ट की लिस्ट, जो मशीनें आप लगाने जा रहे हैं उस मशीन की लिस्ट आपको लगानी पड़ेगी। और अगर आप ऐसा कोई व्यवसाय करते हैं जिसमें पानी का यूज होता है, कई ऐसे खाद्य पदार्थ रहते हैं जिसमें हमें पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कई बार मसाला रहता है तो मसाले में पानी का यूज नहीं होता है, वो ड्राई मसाले रहते हैं, या तो उनको सूखा पीसा जाता है या खड़े मसाले बेचे जाते हैं। इसके अलावा डेयरी का प्रोडक्ट है या कोई रेस्टोरेंट अगर कोई चला रहा है, कोई भोजनालय चला रहा है, तो उसमें हमको पानी की जरूरत पड़ी तो उस केस में हमको पानी की रिपोर्ट भी लगानी रहती है। तो पीएचई डिपार्टमेंट से हमको वाटर एनालिसिस रिपोर्ट, जो हम पानी यूज करेंगे अपने प्रोडक्ट में, वो हम उसमें लगाते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन वाले को देने के बाद में हम उसका अपन आवेदन करा करके, और जो आवेदन की रसीद है वो हम अपने डिपार्टमेंट में लेकर के जाते हैं, वहाँ बताते हैं, और संबंधित अधिकारी आकर के उस फार्म का निरीक्षण करेगा, डॉक्यूमेंट्स का स्क्रूटनाइजेशन करता है, और संतुष्टि के बाद में जब आपके डॉक्यूमेंट्स मानकों के अनुरूप होते हैं, आपका लाइसेंस या पंजीयन जारी कर दिया जाता है। उससे आप जो भी लाइसेंस और पंजीयन होना हर खाद्य कारोबारकर्ता के पास में होना एक बहुत ही अनिवार्यता है, क्योंकि बिना खाद्य लाइसेंस, बिना खाद्य पंजीयन के कोई भी व्यवसाय संचालित करने पर हमारे लिए उसमें दंड के प्रावधान है। दंड में हमको जुर्माना हो सकता है, अधिकतम 5 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी का प्रावधान है। और अगर आप कोई भी ऐसा कारोबार संचालित करते हैं जिसमें आप सोचते हैं कि भैया इसमें मेरे को फूड लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, या कहीं आपको कोई डाउट होता है, तो आप प्लीज़ हमारे विभाग में आकर के संपर्क कर सकते हैं। हमारा विभाग खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, ये इसका जो कार्यालय है ये सीएमएचओ ऑफिस के अंतर्गत रहता है। जिला चिकित्सालय परिसर में सीएमएचओ कार्यालय है, उसी के अंतर्गत पूर्व विभाग इसको कॉमनली बोलते हैं, वहाँ आकर के आप जानकारी ले सकते हैं। इसमें आपको लाइसेंस रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल भी होता है। आप 1 साल का अगर कराते हैं तो लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल कराने के लिए आपको जो फूड मित्र रहते हैं या ऑनलाइन वाले होते हैं वो आपको सूचित कर देते हैं। और वैसे इसका नियम ये है कि जो आपने फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन बनवाया है उसकी एक प्रति आपको अपने प्रेमाइसिस में या आपका जो भी काउंटर होता है वहाँ आपको चिपका करके रखना रहता है। तो जैसे आने वाला कोई भी अधिकारी है या कोई भी ग्राहक है, अगर वो ये देख लेता है कि हाँ भाई आपके पास फूड का लाइसेंस लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपने अपने व्यवसाय को खाद्य संस्था के अंतर्गत रजिस्टर्ड कराया हुआ है और आप इन चीज़ों से जागरूक हैं, आपको जानकारी है। क्योंकि कई बार क्या रहता है कि फूड लाइसेंस की जानकारी नहीं होती और फिर हम उन चीज़ों को भी एस्केप कर जाते हैं कि हम को क्या करना है, कैसे खाद्य सामग्री बेचनी है। क्योंकि खाद्य सामग्री को बेचने और बनाने के अलावा हमारे पास में ऐसी कई जानकारियाँ होती हैं जिन्हें हम फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन को बनवाए बगैर नहीं ले सकते। तो फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन को जानकारी लेने के बाद में फिर आपको कई ऐसे पैरामीटर्स रहते हैं जो बता दिए जाते हैं अधिकारी के द्वारा कि आपको किन किन नियमों का, किन किन शर्तों का पालन करना है। जैसे कई बार आप देखते हैं कि मिठाई वाले की दुकान पर आप जाएंगे तो मिठाई वाले कई अच्छी दुकानें होती हैं तो उन पर आप देखते हैं साफ सफाई रहती है, खाद्य सामग्री व्यवस्थित रूप से लगी रहती है, नमकीन के पैकेट्स अलग लगे रहते हैं, मिठाई अलग लगी रहती है, मिठाई जो रहती है प्रॉपर तरीके से शो केस में या उसको ढक करके रखा जाता है। उसके अलावा जो मिठाई रहती है वो भी आप देखेंगे कि उसमें बता देते हैं कि ये किस डेट में बनी है, 24 घंटे तक आपको यूज़ करना है। वो भी जानकारी दे दी जाती है कि आपको विदिन 12 आवर्स 12 घंटे में या 24 घंटे में इसको कंज्यूम करना है। अगर आप ज़्यादा देर तक उसको चलाना चाहते हैं तो आपको बाकायदा इसको फ्रिज में रखना पड़ेगा। और साफ़ सफाई का बड़ा विशेष ध्यान रखा जाता है। जो कर्मचारी रहते हैं वो बाकायदा मास्क लगाए रहते हैं, एप्रन पहने रहते हैं, ग्लव्स लगाए रहते हैं, कैप लगी रहती है। ये सारे ऐसे पैरामीटर्स रहते हैं जो खाद्य सामग्री के निर्माण में, उनके विक्रय करने में हमको खाद्य कारोबार करता हो ध्यान में रखना रहता है। तो कई दुकानें ऐसी हैं, आपने देखा होगा भैया कि ये कोई पकौड़ी बना रहा है, वही झरिए में से लेकर के बगल में रखता जा रहा है और कोई आया तो उसी में से उसने लेकर के अपने हाथ से। कायदा ये रहता है कि किसी भी खाद्य सामग्री को हमको डायरेक्ट हाथ से टच नहीं करना है, बाकायदा इसका स्पून का, चम्मच का हमको प्रयोग में लेना है। मिठाई भी अगर आकर कोई भी खाद्य कारोबार करता का जो कर्मचारी है वो अगर हाथ से भी उठाएगा, वैसे तो उसको फोर्क से या जो उसकी स्पून रहती है स्पैचुला वगैरह उससे उठाना चाहिए। अगर वो डायरेक्ट हाथ से भी उठा रहा है तो प्रॉपर उसके हाथ में ग्लव्स होना चाहिए। वो तब जाकर के मिठाई को आपके डिब्बे में रखेगा, बाकायदा उसको पैक करके देगा। ये सारी चीज़ें हमको भी, जब हम अगर कोई अपना खाद्य कारोबार व्यवसाय संचालित करते हैं तो ये सारे मानकों का हमको भी ध्यान रखना चाहिए। विशेष रहता है खाद्य सामग्री में हमको साफ सफाई का, हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना रहता है।
खाद्य सामग्री को हमको विशेषता ये नहीं है कि हम रफ एंड टफ तरीके से अपन उसको यूज़ नहीं कर सकते, ना बना सकते हैं। उसके पैरामीटर्स रहते हैं। किसी भी खाद्य व्यवसाय वाली अगर आप कोई भी व्यवसाय करना चाहते हैं तो प्लीज़ उस संस्था का या उस संबंधित जो भी खाद्य कारोबार है एक बार वहाँ विजिट जरूर जा करके देखिएगा। जो मानक है पैरामीटर्स, और आजकल तो आप ये देखिए कि हमारे पास है जो गूगल मोबाइल में रहता है, गूगल गुरु इतनी अच्छी चीज़ है कि हम किसी भी चीज़ की जानकारी हम घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। आप कोई भी व्यवसाय करना चाहते हैं, डेयरी का करना चाहते हैं या किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का करना चाहते हैं, रिटेल शॉप करना चाहते हैं, सब्जी का, फलों का या भोजनालय का, रेस्टोरेंट का, या कोई भी होटल वगैरह की आप इंडस्ट्री चलाना चाहते हैं, तो इन सारी की जानकारी आपको, आप फूड सेफ्टी का पोर्टल रहता है, फूड सेफ्टी आप डालेंगे तो आपको FSSAI उस पर लिखा आएगा, उस पर आप क्लिक करिए। सारी की सारी जानकारी आपको स्टेप बाय मिलती चली जाएगी। जो भी जानकारी आप लेना चाहते हैं होटल से संबंधित, डेयरी से संबंधित, वो सारी जानकारी आपको उसमें मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको लाइसेंस रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता है। हाइजीन का हमको विशेष ध्यान रखना है। फूड इंस्पेक्टर या फूड सेफ्टी ऑफिसर जब आपकी दुकान पर आते हैं सैंपल लेने के लिए, तो कई बार क्या होता है हमको जानकारी नहीं रहती, तो हम घबरा जाते हैं और ऐसा लगता है कि बस हमारा सैंपल हुआ और अब सैंपल फेल होगा तो कोर्ट में चक्कर लगानी पड़ेंगे। होता भी कई बार ऐसा, जानकारी नहीं होती। लेकिन जब हम पहले से किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं तो फिर हम काफ़ी कॉन्फिडेंट रहते हैं। अगर कोई अधिकारी आता है तो आप उससे अच्छे तरीके से पेश आ सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि सर आप सामग्री का सैंपल ले लीजिए, हम तो अच्छी सामग्री बेच रहे हैं और हमारे यहाँ कोई कमी है तो आप प्लीज़ उसको बता दीजिए। लेकिन होता कई बार ये है कि हम रफ एंड टफ तरीके से काम कर रहे हैं, तो फिर अधिकारी आकर के उसी मोड में उसी तरीके से वो समझ जाता है। क्योंकि जब अधिकारी आता है वो सारी चीज़ों को 1 मिनट में एक नज़र में देख लेता है कि आपने दुकान को किस तरीके से अपने व्यवसाय को संचालित कर रहा है। आपको यहाँ लाइसेंस लगा हुआ है तो समझ जाए कि जानकारी है, व्यक्ति संबंधित नियमों का पालन कर रहा है। लाइसेंस ही नहीं लगा समझ जाएगा, फिर कहेगा भाई लाइसेंस दिखाइए, तो लाइसेंस ढूंढने के लिए फिर वो लड़के को फ़ोन लगाएगा, लड़का पिताजी को फ़ोन लगा, बाबूजी वो अधिकारी यहाँ है और लाइसेंस कहाँ रखा हुआ, समझ जाते हैं हड़बड़ाहट में। तो फिर अधिकारी उसी हिसाब से कार्रवाई करेगा। कार्रवाई होगी तो फिर दंड के प्रावधान बनते हैं अगर हम कहीं पैरामीटर से फेल हो जाते हैं। ये चीज़ों का हमको किसी ध्यान रखना। पैकेजिंग और लेबलिंग में मैंने आपको बता दिया कि कभी भी आप जो भी पैकिंग वगैरह की कोई सामग्री बनाते हैं तो उसमें हमको जैसे नमकीन की पैकिंग कर रहे हैं आप, तो नमकीन की पैकिंग के लिए बस कुछ मत कीजिए, आप कुछ नहीं करना, गूगल पर जाइएगा और हल्दीराम है, आकाश है, ये ऐसी कुछ ब्रांडेड कंपनियां हैं, इनके पैरामीटर्स, इनकी बराबर रेगुलर मॉनिटरिंग होती है, जांच होती रहती है, कई बार इनकी सैंपलिंग होती है। तो आप जो भी स्टैंडर्ड कंपनी है, ब्रांडेड वाला जो भी प्रोडक्ट है, उसका आप एक रेफरेंस लेकर के अपने पैरामीटर्स को बना सकते हैं। जो आप देखेंगे उसमें प्रॉपर तरीके से कोई भी एक खाद्य सामग्री का पैकेट है, जैसे ये माजा, अगर आप मान लो किसी भी जूस को या किसी भी लिक्विड पदार्थ को अगर पैक करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आप देखेंगे इस पर क्या लिखा हुआ है, ये नाम लिखा हुआ प्रोडक्ट का, ठीक है ना। ये माजा मतलब ये है कि ये फ्रूट ड्रिंक है, इसमें नीचे भी लिखा रहता है मैंगो फ्रूट ड्रिंक, ये नाम हो गया इसका ब्रांड माजा। अब आप देखेंगे कि इसके साथ में कई जानकारियां इसमें रहती हैं। FSSAI के लाइसेंस का लोगो लगा रहता है, FSSAI लाइसेंस नंबर डाला रहता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एड्रेस डाला रहता है, कहाँ पर बनी हुई है। अगर उसके बैच नंबर में एक से अगर मान लो कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसके बैच नंबर में कोड डाल दिया जाता है कि ABC, तो वो लिख देते हैं कि आप इसका मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस देखने के लिए जो भी इसमें कोड डाला हुआ है उसका फर्स्ट 2 लेटर्स या लास्ट का लेटर देख करके आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इसमें देख सकते हैं। तो जैसे इसमें ये डले हुए आप देखेंगे RL है, काफ़ी बारीक लेटर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसके बैच नंबर पर आप जाएंगे तो बैच नंबर पर जो लेटर लिखा हुआ है वो संबंधित इसका मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस हो जाएगा। FSSAI लाइसेंस भी उसमें लिखा रहता है। उसके अलावा ये कब बनी हुई है चीज़, इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। ये सारी चीज़ें मेंशन करी रहती। अगर इसमें से मान लो कोई भी चीज़ आप डालने से भूल गए तो समझ लीजिए कि आपका सैंपल लिया जाता है और खाद्य विश्लेषक के द्वारा जब उसका परीक्षण किया जाएगा और वो देखेगा इस पर बैच नंबर नहीं है, पैकिंग डेट नहीं है, एक्सपायरी डेट नहीं है, FSSAI का लाइसेंस नंबर नहीं है, ब्रांड का नाम नहीं है, इंग्रेडिएंट्स नहीं है, काफ़ी चीज़ें रहती हैं। ये चीज़ अगर आपने मिस कर दी तो समझ लीजिए कि वो आपकी रिपोर्ट को बना देगा मिस ब्रांड, और मिस ब्रांड में फिर जो केस बनता है वो केस न्यायालय में जाता है, न्यायालय से फिर उसका डिसीजन होगा। संबंधित जो खाद्य कारोबार करता है वो फिर खाद्य कारोबार करता की जगह क्या कहलाएगा, फिर वो आरोपी बन जाएगा, अपराधी बन जाएगा, उसका फिर दोष सिद्ध हो जाएगा तो वो अपराधी बन जाएगा, फिर उसको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, सजा के ही प्रावधान होते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ये न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन की भी एक जानकारी रहती है। जो भी आप खाद्य सामग्री बनाते हैं तो आपने जो जो इंग्रेडिएंट्स उसमें लिए हुए हैं तो इंग्रेडिएंट्स की क्या पोषणकारी वैल्यू है ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये चीज़ें भी आपको उसमें मेंशन करना रहेगी, जैसे इसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना प्रोटीन है, कितनी कैलोरी है, कितनी इसमें
मिनरल्स हैं, ये सारी चीज़ें भी अपन को, ये सारे जो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं, ये आपको जो भी आप लिटरेचर पढ़ेंगे और जो रेफरेंस के लिए जो मटेरियल रहता है उसमें ये सारी चीज़ें जानकारी ले सकते हैं। आप इसका लेवल देखेंगे, इसमें बाकायदा आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि इसमें इसकी इंग्रेडिएंट्स इसमें क्या है, क्या क्या इसमें घटक, इसमें क्या क्या अवयव मिले हुए हैं, क्या क्या इससे पोषणकारी वैल्यू हमारे लिए मिलेगी। फिर इसमें इन सब चीज़ों के साथ में आपको इसमें इसकी रेट भी फिक्स करना रहती है, नहीं तो रेट अगर आप नहीं डालेंगे तो वो फिर नाप तोल विभाग का भी एक केस तैयार हो जाता है। तो काफ़ी ऐसी लीगल रेगुलेटरी बॉडीज हैं जिनकी हमको जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो जो भी आप व्यवसाय या जो भी आप प्रोजेक्ट अपना तैयार करते हैं, अगर खाद्य कारोबार से संबंधित अगर आपका कोई व्यवसाय है तो प्लीज़ आपको फूड सेफ्टी के नियमों का पालन करना आवश्यक है। इसके लिए सबसे जो पहली रिक्वायरमेंट होती है वो आप उद्योग विभाग से जाकर के आपने प्रोजेक्ट को फाइनल करा लीजिए। देन उसके बाद में अगर आपको किसी डेयरी का या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का अगर आपको सिलेक्शन करना है तो खाद्य विभाग में जाकर के आप उसके लाइसेंस की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ले सकते हैं और बाकी की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। मेनली यही चीज़ें हैं। अगर आप किसी व्यवसाय का चुनाव करते हैं तो आपका जो प्लांट लेआउट मैंने आपको बता दिया, प्लांट किस जगह पर आप एस्टेब्लिश या स्थापित करना चाहते हैं उस जगह का आपके पास नक्शा होना चाहिए, प्लांट लेआउट हो जाता है आपका। एंड मेंटेनेंस, जो जो पैरामीटर्स आपको फॉलो करने हैं उनकी जानकारी और उनका निर्धारण आपको निश्चित करना है। इंट्रोडक्शन टू फूड प्लांट डिजाइन, फूड प्लांट का क्या डिजाइन होगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैसी रहेगी, वो भी आपको सेटअप तैयार कराना रहता है। इसके लिए भी आप विभाग से जानकारी ले सकते हैं। प्लांट लोकेशन, आपका जो प्लांट है वो आपका कैसी जगह पर आप लगाने जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में लगा रहे हैं या आप कहीं डोमेस्टिक वाले एरिया में लगा रहे हैं। डोमेस्टिक एरिया में तो वैसे लगाने की अनुमति नहीं रहती है, फिर भी अगर आप ऐसा कोई प्लांट लगाते हैं जिसमें कि आपको एनओसी मिल जाती है, आपको एनओसी का भी प्रावधान रहता है, नगर पालिका से आपको बाकायदा एनओसी लेनी पड़ेगी। अगर आपको एनओसी मिल जाती है नगर पंचायत से या नगर पालिका से तो आप उस प्लांट को आप ऐसे क्षेत्र में लगा सकते हैं। अदरवाइज क्या रहता है कि इंडस्ट्रियल एरिया या जो भी औद्योगिक क्षेत्र रहता है वहीं आपको ये प्लांट लगाने की परमिशन मिलती है। साइट सिलेक्शन, लेआउट, साइट सिलेक्शन वही है जहां उद्योग क्षेत्र रहता है उसी में आपको कोई भी खाद्य कारोबार व्यवसाय जो रहता है वो लगाना रहता है। ये सारी जानकारियां हैं और भी कई जानकारियां आप FSSAI की जो साइट है फॉस्कोस, आप लिख लीजिए FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस FSSAI पर जाकर के आप गूगल में क्लिक करेंगे तो FSSAI से आपको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जानकारी लेना है तो इसके लिए आपको फॉस्कोस, FOSCOS, फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम, ये हमारा जो रेगुलेटरी बॉडी है FSSAI, ये फॉस्कोस, ये गूगल पर जब आप जाएंगे तो आपको फॉस्कोस ये आप शब्द इसमें एंटर करेंगे तो इसमें आपके लिए ये फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम, इसके अंतर्गत आपको पूरी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जानकारी मिल जाएगी। और उसमें फूड सेफ्टी के अंतर्गत और भी ब्लॉग और उसमें विंडोज आती हैं। जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको और भी जो जानकारी हैं खाद्य कारोबार से संबंधित, खाद्य कारोबारकर्ताओं के लिए क्या नियम हैं, क्या शर्तें हैं, ये आप सारी जानकारी इस फॉस्कोस पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। खाने पीने की खाद्य सामग्री को बनाते समय, बेचते समय हमें हाइजीन मेंटेन करना है। उपभोग करते समय हमें और ज़्यादा अवेयर रहना है और ज़्यादा हमें सतर्क रहना है जिससे कि कोई खाद्य सामग्री हमारी बॉडी में जाकर के कोई उसका दुष्प्रभाव ना मिले, बल्कि हमारा शरीर हमको ऐसे मेंटेन करना रहता है कि कोई भी खाद्य सामग्री से हमारे शरीर में उत्तरोत्तर एक ग्रोथ दिखे और हम अच्छे तरीके से अपनी पूरी एनर्जी के साथ अच्छे से काम कर पाएँ। ठीक है ना, ये सब इट इज़ ऑल अबाउट फूड सेफ्टी। थोड़ा बहुत मैंने बताया आपके लिए, और भी कई जानकारियाँ हैं और मेरे हिसाब से जिसमें जो पैरामीटर्स दिए थे। अगर किसी कोई और जानकारी, किसी को कुछ पूछना हो। हाँ, किसमें? हाँ, ये FSC फसाई लाइसेंस जो रहता है उसमें मैंने बताया आपके लिए जो प्रोप्राइटर है, खाद्य कारोबार करता है या खाद्य कारोबार संचालक है, उसका आधार कार्ड, रहेगा और इसका पैन कार्ड रहेगा।
दूसरा इसमें रहता है ये आईडी प्रूफ हो जाता है। एड्रेस प्रूफ में हम अगर हमारे नाम से बिजली का बिल है तो बिजली का बिल लगा सकते हैं। हमारी खुद की जमीन, खुद की जगह पर हम कारोबार कर रहे हैं, बिजली का बिल नहीं लगा है तो अपन कोई भी रजिस्ट्री वाला कागज जिसमें हमारा नाम दिया हुआ है, रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। और अगर मैं किसी किराए की जगह पर अपना लगा रहे हैं तो अपन उसमें किरायानामा, दुकान या प्रेमाइसेस जो भी फर्म है उसका हमको फोटो लगाना रहेगा। अगर डेयरी है, रेस्टोरेंट है, भोजनालय है, इसमें यदि हम कोई कारोबार अपना लगा रहे हैं तो फिर हमारे पास में उसका पानी की रिपोर्ट ये इसमें आवश्यक होती है। और हाइजीन को मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। आपको मालूम होना चाहिए कि खाद्य सामग्री को बेचते समय, व्यवसाय करते समय हमारे पास में हमको हाइजीन को मेंटेन करना है, तो इसके लिए आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी होना आपके लिए आवश्यक है। तो एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यदि अगर हमारी कोई भी निर्माण यूनिट अगर हम लगाने जा रहे हैं तो निर्माण यूनिट के लिए हमको उसका नक्शा लगाना पड़ेगा। नक्शा, इसके साथ हमको प्रोडक्ट्स की लिस्ट लगानी है कि हम जो जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसको हमको लेटर पैड पे लिखना रहेगा। उसके अलावा मशीन लिस्ट, डॉक्यूमेंट्स में इसमें आप अपना जीएसटी का कागज भी लगा सकते हैं। ये आपने एमएसएमई का पंजीयन कराया हुआ है वो लगा सकते हैं, अथवा श्रम विभाग का लेबर डिपार्टमेंट से जो पंजीयन बनता है, स्थापना का पंजीयन, वो भी आप लगा सकते हैं। ये अदर डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके लिए एड्रेस प्रूफ में अगर मान लो ऐसा लगता है कि मेरे पास में एड्रेस प्रूफ प्रॉपर नहीं है तो आप उसमें एफिडेविट के साथ में ये वाले डॉक्यूमेंट्स भी लगा सकते हैं। चार्जेज का मैंने बताया आपके लिए कि अगर हम पंजीयन कराते हैं, खाद्य पंजीयन के लिए जो वार्षिक शुल्क रहेगा वो 100 रुपये प्रति वर्ष रहता है। और अगर आपका खाद्य लाइसेंस बनवाना है तो खाद्य लाइसेंस के लिए जो वार्षिक शुल्क है ये आपका 2000 रुपये है। और अगर निर्माण यूनिट लगा रहे हैं 1 टन से ज्यादा है, 2 टन है, 20 टन तक है, तो फिर उसमें आपको 5000 रुपये शुल्क रहेगा। और यदि आप अपना व्यवसाय 1 से अधिक राज्यों में करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। केंद्रीय अनुव्यक्ति या सेंट्रल लाइसेंस की जो फीस रहती है वो 7500 रुपये वार्षिक आती है, 7500 रुपये वार्षिक। और किसी कोई जानकारी हो? हाँ, उसमें ये लिखा हुआ है आपका जो ये प्रोप्राइटर के साथ मशीनों का फोटो भी लगेगा। मशीन निकम आपको मशीन लेना पड़ेगी, जो भी आप पॉप्स की या कोई भी कोल्ड ड्रिंक की या कुछ भी आप ऐसी मशीन भी लगाते हैं, या कोई बड़ा प्लांट लगाते हैं, चावल प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहे हैं, या आप आटे का प्लांट लगा रहे हैं, या आप पानी का प्लांट लगा रहे हैं, तो आपको मशीन के साथ में अपना फोटो एक देना होगा, वो अपलोड होगा। क्योंकि डॉक्यूमेंट स्क्रूटाइजेशन होता है तो उसमें अधिकारी आकर के देखा कि यहाँ आपकी मशीनें लगी हुई हैं और वो साइट पर जाकर के उसका वेरिफिकेशन दिखा। जी, प्रोडक्ट नहीं अपलोड नहीं करना, प्रोडक्ट की लिस्ट रहती है सर इसमें। अपन जो प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे अपन पानी की प्लांट लगा रहे हैं तो पानी के हम पाउच भी बनाएंगे, 200 ml की बोतल बनाएंगे, 500 ml की बोतल बनाएंगे, 1 लीटर की बनाएंगे, 2 लीटर की बनाएंगे, 5 लीटर की बनाएंगे, कैंपर लगाएंगे, या उसमें हम बड़ी बोतल 20 लीटर्स वाली है, जो भी आप पैकिंग करेंगे वो सारी आपको उसमें प्रोडक्ट लिस्ट में ये देना है जो प्रोडक्ट्स आप बनाएंगे। मसाला वगैरह बनाया बनाने का तो वो उसकी जो गुणवत्ता जांच के लिए नहीं करते, इसमें सफाई तो कोई मिलता होगा? नहीं, गुणवत्ता जांच तो अलग से लेबोरेटरी में हम लोग कराते हैं। हाँ, वो तो डिपार्टमेंट के द्वारा आप प्राइवेट तरीके से भी करा सकते हैं, आप प्राइवेट लेबोरेटरी भेज सकते हैं, लेकिन प्राइवेट लेबोरेटरी के लिए फिर उनके शुल्क निर्धारित रहते हैं
कि आप बेबी प्रोडक्ट्स की करा रहे हैं, ऑयल की करा रहे हैं, स्पाइसेस की करा रहे हैं, सीरियल्स की करा रहे हैं, बीवरेजेस की करा रहे हैं, तो जो कैटेगरी रहती है उसके हिसाब से उनकी प्राइवेट लेबोरेटरी की फीस निर्धारित रहती है। आप प्राइवेट लेबोरेटरी से भी अपना सैंपल चेक करा सकते हैं और गवर्नमेंट बॉडीज़ का जो रेगुलेशन है वो अलग है। हाँ, तो वो आपका बस समझ लीजिए वो आपका एडल्ट्रेशन में आ जाएगा। ग्राइंडर आपका अलग अलग होना चाहिए, हल्दी का अलग है, मिर्ची का अलग है, धनिया का अलग है, क्योंकि वो हल्दी और मिर्ची अगर आपका मिक्स हो गया तो वो एडल्ट्रेशन में आ जाएगा। मतलब समझ लीजिए कि एक सिंगल इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से आपको अपने पैरामीटर्स तैयार करना है। उसमें भाई हल्दी का है तो हल्दी तो लिखोगे आप उसमें, ऐसे कैसे लिख दोगे भाई? ये उसमें आप ये बताइए कि दूध के साथ दही बाजार में ऐसे कोई बेचे भाई, मेरा क्या भाई तो भाई दूध के साथ दही मिला करके बेच रहा हूँ, ये है क्या उसमें? नहीं है ना। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं कि हमारे को जो कुछ रूल्स हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं जो प्रकृति ने ही ऐसे निर्धारित किए हैं, उनका भी तो हमको पालन करना है भाई। हाँ ना, अपने मन से अगर कुछ बनाने की कोशिश करें तो उसके लिए फिर हमको सिद्ध करना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ आपके लिए सही है। वो सिद्ध करने के लिए फिर आपको बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, रिसर्च करनी पड़ेंगी और काफ़ी पैरामीटर्स का आपको अनुसंधान करना पड़ेगा। दूध के साथ दही बेचिए आप, कौन सा ग्राहक लेकर के जाएगा? घर पे जाके फट जाएगा, वो डेयरी बाग आ गया चिल्ला छोड़ करेगा। ऐसे ही आप भाई वो घर पे जाके मिला लेगा ना, उसको मिर्ची धनिया जो भी मिलाना है आपस में वो मिला लेगा। आप तो कम से कम अपनी शुद्ध चीज़ बेचने का प्रयास कीजिए। आप अपने फायदे के लिए कह रहे हैं कि साहब मैं तो वो हल्दी वाली में ही मैंने मिर्ची पीसी हुई है, फिर मैं उस पर लिख दूँ साहब इसमें मिर्ची भी मिक्स है, हल्दी के साथ मिर्ची मिक्स है, मिर्ची के साथ हल्दी मिक्स है। वो आप अपना स्वार्थ देख रहे हैं उसमें, वो नहीं चलेगा। नहीं, अलग अलग रहती हैं उसके क्राइटेरिया जो हैं, क्योंकि उससे जो गुणवत्ता है वो प्रभावित होगी अगर हम इस तरीके का काम करेंगे। आप जब उद्योग लगाओगे तो आपकी सारी यूनिट्स जो मशीनरी है वो अलग अलग मिलेंगी। आप ऐसा क्यों दिमाग में रख रहे हैं भाई कि मैं सब गुड़ गोबर में करके अपना काम करूंगा? हाइजीन का आपको बता दिया, हाइजीन पैरामीटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं हमारी क्वालिटी खाने पीने की सामग्री को बनाने में, पैक करने में, बेचने में। बारिश में तो आप देखिए कितनी जल्दी मॉइस्चर आती है, सामान खराब होता है कि नहीं? ये सब चीज़ें अपन को ध्यान में रखनी। और बताइए, और कोई डाउट हो और कोई जैसे जानकारी लेना हो आप?